नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अनुसंधान, स्वास्थ्य, कृषि प्रौद्योगिकी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित कई क्षेत्रों में हरियाणा इजरायल से मिलकर काम करेगा। उत्तर भारत के संयोजक डॉक्टर राजेश गोयल ने कहा कि भारत को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाना जरूरी है। आज पंचकुला में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन कर विभाजन की त्रासदी झेलने वालों को याद किया गया। और निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु अधिसूचना जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुग्ध, दाल और जूट के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष देश में अब तक का सबसे अधिक अन्न उत्पादन हुआ। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने जैव खुशहाली का मंत्र दिया। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि बजट को 5 गुना बढ़ाने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, अनेक उपाय किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हो। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अनुसंधान, स्वास्थ्य, कृषि प्रौद्योगिकी, उन्नत सिंचाई प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित कई क्षेत्रों में हरियाणा और इजरायल मिलकर काम करेंगे। आज संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ में भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आपसी सहयोग के साथ अन्य विषयों पर चर्चा की। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि चर्चा के दौरान हरियाणा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर और आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब और विदेश में नौकरी के लिए अधिक काम करने पर बल दिया गया। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के तहत विदेश में नौकरी के माध्यम से अब तक 180 से अधिक युवा इजरायल में नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य इजरायल के साथ और विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाना चाहता है। हरियाणा में प्रदूषित पानी को सिंचाई में प्रयोग करने व पानी को कृषि योग्य व पीने योग्य बनाने के लिए इजरायल के साथ नई तकनीक पर कार्य करेंगे। भारत को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध एवं संपन्न बनाने के लिए शुरू किए गए स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबी भारत अभियान के तहत पंचकुला जिले में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज पंचकुला में स्वावलंबी भारत अभियान के उत्तर भारत के संयोजक डॉक्टर राजेश गोयल ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर अभियान के जिला संरक्षक बीबी सिंघल व अन्य गणमान्य व स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे। सभी ने इस अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश गोयल ने कहा, मित्रों, आज 7 अगस्त है। 7 अगस्त 1942 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में रविंद्रनाथ जी के नेतृत्व में अंग्रेज सरकार के खिलाफ ये पहला स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर के अंदर लाल बाल पाल के नेतृत्व में जन आंदोलन बना। उन्होंने
बताया कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस प्रकार से चीन, तुर्की आदि देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, इसको लेकर भारत में काम करने वाले सभी संगठनों ने 12 जून को दिल्ली के अंदर 600 से अधिक धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर विचार मंथन किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत को अगर दुनिया में समृद्ध, सशक्त बनाना है तो वोकल फॉर लोकल को अपनाकर स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनाना होगा। डॉक्टर राजेश गोयल ने कहा, अगर भारत को समृद्ध, सशक्त, संपन्न बनना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान की प्रथम बैठक 23 जून 2025 को पंचकुला में आयोजित हुई थी, जिसके बाद से अब तक 75 से भी अधिक बैठकें पंचकुला एवं आसपास के क्षेत्रों में की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख आयाम तय किए गए हैं, जिनके माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, युवाओं में जागरूकता और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को गति दी जा रही है। आज पंचकुला में भाजपा मुख्यालय पंचकमल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पंचकुला विधानसभा प्रभारी घनश्याम दास अरोड़ा ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया। श्री घनश्याम दास अरोड़ा ने बंटवारे के समय घटी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि आजादी से एक दिन पहले विभाजन की त्रासदी झेलने वालों को भी याद किया जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ उस समय के लोग जिन्होंने 1947 की त्रासदी देखी है, उनको भी हमने निमंत्रण दिया है। 2021 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने ये कहा कि स्वतंत्रता दिवस हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, परंतु 14 अगस्त को जब देश का विभाजन हुआ, किस प्रकार की वो त्रासदी हुई, किस प्रकार लोगों ने कष्ट झेला और लगभग 10 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए आजादी से एक दिन पहले, हमें उनको भी स्मरण कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाजन का जख्म बहुत ही गहरा था। लाखों परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए, अपना सर्वस्व छोड़ जान बचाकर हिंदुस्तान में शरणार्थी बनकर आए। उन्होंने एक कपड़े में गुजारा कर अभाव में जीवन बिताया और अपने जीविकोपार्जन के लिए कड़ी मेहनत करते हुए समाज में बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में यह दुनिया का सबसे बड़ा और भयावह पलायन था, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने पलायन किया था और 10 लाख से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होंगे। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के बाद ये चुनाव आवश्यक हो गया है। इस चुनाव में 17वां उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 25 तारीख है। मतगणना 9 सितंबर को होगी। सामाजिक संस्था सेवा भारती की कुरुक्षेत्र इकाई द्वारा 9 अगस्त को रक्षाबंधन सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाएगी। रक्षाबंधन के अवसर पर संस्था के लोग और बच्चे कुरुक्षेत्र की वात्सल्य वाटिका में 16 बालिकाओं की ओर से ये गाय के गोबर से तैयार की जा रही राखियों को जवानों को बांधने के लिए सीमा पर जा रहे हैं। वात्सल्य वाटिका पक स्वामी हरिओम दास ने बताया, इससे पहले भी वात्सल्य वाटिका के बच्चों ने, बालिकाओं ने गीता जयंती के वहाँ उत्सव में भी वहाँ स्वस्तिक इत्यादि बनवाए थे। तो मुझे उसका लगा कि नहीं, ये कार्य बहुत अच्छा है और गाय के गोबर से यदि राखी बनती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग चाइना से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कितनी महंगी लाते हैं। इसके लिए मेरे पास इतना समय नहीं था, फिर भी 20-22 बालिकाओं ने लगभग 28 दिन, 1 महीना उन्होंने काम किया है। तो मेरा सौभाग्य है कि वात्सल्य वाटिका में लगभग 30,000 राखियों का निर्माण हुआ है बालिकाओं के द्वारा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अनुसंधान, स्वास्थ्य, कृषि प्रौद्योगिकी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित कई क्षेत्रों में हरियाणा इजरायल से मिलकर काम करेगा। उत्तर भारत के संयोजक डॉक्टर राजेश गोयल ने कहा है कि भारत को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाना जरूरी है। आज पंचकुला में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन कर विभाजन की त्रासदी झेलने वालों को याद किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।